नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं। हम लोगों ने दो डायनेस्टीज कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं थर्ड डायनेस्टी जिसने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था। ये है आपका तुगलक डायनेस्टी। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। ठीक है, आते हैं बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट इसके फाउंडर जो थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मलिक काफूर, उसके बाद वो बच्चे को बिठा देता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं नोबल्स लोग मार डालते हैं। तो नोबल्स में से एक रहता है गियासुद्दीन तुगलक जो हेड ऑफ द नोबल्स रहता है। वो आपके नेक्स्ट किंग के पद पे बैठ जाता है। ठीक है, इसने टाइटल लिया था गाजी का। गाजी द वन हु किल्स द ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स नहीं, द वन हु बिलीव, द वन हु किल्स नॉन बिलीवर्स। ठीक है, जो जिस जो मतलब बिलीव नहीं करते हैं अल्लाह के ऊपर, उनको मारने वाले को गाजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सुल्तान था। ये देखिए इसके नाम पे एक फर्स्ट थिंग आती है इरिगेशन। इरिगेशन का यहाँ मतलब सुल्तानों की बात हो रही है। इससे पहले एंशियंट इंडिया में बहुत वो सब नहर वगैरह बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे सुल्तानों ने कभी ऐसा नहर वगैरह बनाने का कार्यक्रम नहीं किया था। लेकिन इसने फर्स्ट टाइम इरिगेशन का कार्यक्रम के ऊपर वेटेज दिया। ओके, इसने तुगलकाबाद करके एक फोर्ट बना था, आज भी ये है, डिलेपिडेटेड कंडीशन में काफ़ी टूट गया है। तो ये इसने बनवाया था। ठीक है, इसके समय अमीर खुसरो ने आपका तुगलक नामा लिखा था। ठीक है, एक्चुअली अमीर खुसरो जो है वो पांच, हाँ पांच कुछ सुल्तान है जिनका ये राजपाट देखते हैं। तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब गयासुद्दीन तुगलक से लेके अंत तक पांच जो भी है इनके समय के, उन सब का ये बारी बारी जैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट इनकी जो बुक होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक इनके एक्चुअली दामाद रहते हैं, और भतीजे भी होते हैं और दामाद भी होते हैं। तो वो इनको मतलब कहा जाता है कि ज़बरदस्ती मार के कुछ पोडियम वगैरह बनाया था, उसके अंदर हाथी का डांस दिखाया था, हाथी ने पूरा भगदड़ मचा दी और पोडियम पूरा का पूरा ऊपर से नीचे आ गया, पूरा उसका छत वगैरह नीचे गिर गया, और ये जो गियासुद्दीन तुगलक थे उसका चपटा बन गए, पापड़ बन गए। तो और ये कहीं पे बैठ के नमाज अदा कर रहा था, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो इट इज सेड कि इसने जानबूझ के मारा था, एंड देयर इज ए कंट्रोवर्सी, उसमें कोई जाना नहीं है। इसके समय पे दिल्ली सल्तनत अपने जेनिथ पे पहुंचता है। इसका मतलब सबसे अल्टीमेट समय होता है जिसके समय पूरी के पूरी मतलब सत्ता जो होती है वो अपने चरम पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन इसी के समय से ही डिसइंडिकेशन भी स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक औरंगजेब। आगे हम लोग को पता चलेगा औरंगजेब के समय पे सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर फैला रहता है, लेकिन उसी के समय से ही डिसइंडिकेशन भी स्टार्ट होता है। इसने कई बार मंगोल्स को हारा था, मतलब मंगोल सब चिंदी हो गए थे, उनका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, आओ पिटाओ मार खाओ भागो, ऐसा वैसा हो जाता। ठीक है, इसने मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट किया। ये इसकी सबसे बड़ी मतलब ये लिबरल था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, सबसे शिक्षित था। इनफैक्ट सबसे पढ़ा लिखा आपने पूरे आपके पूरे सल्तनत काल में यही सबसे ज़्यादा शिक्षित था। इसके लिए इसका जो व्यू था वो बहुत ही क्या प्रोग्रेसिव था, लिबरल था। ठीक है, नेक्स्ट इसने सेकुलर पॉलिसीज को बहुत ही ज़्यादा एडवांस किया, और उलेमास को भी जस्टिस मतलब बताया कि भाई आप लोग के ऊपर भी अगर आप लोग कुछ गलत काम करोगे तो आपको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, आप चाहे उलेमा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इब्न बतूता इसी के समय आता, मोरक्को का एक ट्रैवलर था, इसका बहुत फेमस ट्रैवलर है। 41 कंट्रीज जो राइट नाउ अभी है उसमें ये घूम चुका था, पैदल पैर से ही घूमता था। ठीक है, और यहाँ पे करीब 6 साल 8 साल रहा था। इसका हेड काजी बन के रहा था। ठीक है, ये भी बता देता हूँ, दिल्ली का हेड काजी बनाया गया था इसको। बाद में इसका दिमाग खराब हुआ, ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसको साइको बोलते थे, मतलब ये काफ़ी ऐसे ऐसे काम करता था जो फिट ऑफ विट्स के ऊपर करता था। मतलब इसको लगता था कि हाँ ऐसे कर देना चाहिए तो करने चल देता था, बाद में गड़बड़ हो जाता था तो उसके बाद फिर चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई, चलो वापस से आ जाओ, ऐसे करता था। ठीक है, इसका कोई मतलब प्लानिंग नहीं होता था, और जनरली किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करता था। दैट इज़ वाई इसको मतलब आज भी एक क्या बोलते हैं टर्म यूज़ किया जाता है, जैसे ऐसे कोई बेवकूफ़ अगर हेड वगैरह बैठे रहते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि ये मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिर तुगलकी फरमान फरमान आ गया। मतलब जो अपने हिसाब से चल रहा है, कोई उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई फिक्स चीज़ें नहीं, वो अपने हिसाब से बस चले जा रहा है ऐसे, कभी हाँ कभी ना, वैसा वाला चल रहा है। ठीक है, तो इब्न बतूता को भी इसने इनफैक्ट इब्न बतूता को काजी बनाने के बाद काफ़ी समय के बाद जब इब्न बतूता के खिलाफ लोगों ने इसके कान भर दिए, तो इब्न बतूता को मार डालने की इसने मतलब ये कह दिया कि इसको मार डालो। ठीक है, तो जब मतलब इनफैक्ट वो मरने की कगार पे आ गया था, तो उसने कुछ मोहलत मांगी, उसने आखिरी ख्वाहिश वगैरह पूछी। तो इसको मतलब इब्न बतूता को पता चला कि चाइना में एक्सपेडिशन भेज रहा है सुल्तान। तो इसने बोला भाई
मैं मक्का जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको मैं चाइना जाने का हुक्म देता हूँ, आप चाइना जाओ, वहाँ से फिर मक्का चला जाना। इस तरीके से इसने बोला। तो क्या बोलते हैं, फिर ऐसे ही स्टोरी है कि वो वहाँ से जाता है, फिर बच के निकल जाता है। इस तरीके से वो अपने बुक में, जो उसका बुक है, रेहला नाम है उसके बुक का नाम, ठीक है, यही बताता हूँ, रेहला, ये इसके बुक का नाम है। उसमें वो कहता है कि भाई मैं अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि मैं बच गया इस पागल आदमी से, नहीं तो मुझे कब का लटका दिया होता, काट पीट के खा जाता, भरोसा नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसने एक सिटी जहांपना करके एक सिटी बनाई थी, ठीक है, उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके समय पे तीन मेजर किंगडम ऑफ द साउथ जो है, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विजयनगर, बहमनी और मदुरई किंगडम बन के आता है, ठीक है। मदुरई बाद में ये मतलब लोप कर जाता है, विजयनगर एम्पायर इसके मतलब इसको पूरे के पूरे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसका कोई एसेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तुगलक डायनेस्टी का एट पीक, एट जेनिथ पे कितना एक्सटेंशन था वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसी के समय पे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे पीक होता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि भाई ये अपने मन के हिसाब से चलता था, आज उसको सुबह सुबह उठा, ओ हो आज तो हम लोग को ये करना है, तो वो ऐसा कर देता था। और फिर उसके बाद जब गड़बड़ हो जाती थी तो वापस बैक फायर कर जाता, छोड़ो कोई बात नहीं, गड़बड़ी हो गई, बस क्या हुआ, 2-4 हज़ार लोग मर गए ना, कोई बात नहीं, चलो हम लोग वापस से ट्राई करेंगे। तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो पांच है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट बताता हूँ। फर्स्ट इसने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, ये देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका दौलताबाद है, जिसको आज हम लोग औरंगाबाद बोलते हैं, वो दौलताबाद हुआ करता है, ठीक है। तो दौलताबाद बोलता है कि हम लोग वहाँ पे चलेंगे, ये दिल्ली से मेरा साउथ कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट है कि मैं दौलताबाद चलूँ, वहाँ पे भी काफ़ी समय मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं फेमिलियर हूँ अच्छी तरीके से, वहाँ पे हम लोग अच्छा फोर्ट वोट बनाएंगे, आज भी इसका किला वगैरह वहाँ पे है दौलताबाद में। तो आप लोग जाके देखेंगे तो पता चलेगा कैसा बनवाया था इसने, भूल भुलैया वगैरह उसमें बनवा के रखा हुआ है। तो दौलताबाद ट्रांसफ़र करा था, पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी मैक्सिमम, मतलब मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा का आबादी दिल्ली से यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए चली आती है। पूरे रास्ते आप समझ सकते हैं, 1500 किलोमीटर कुछ यहाँ से दिल्ली से आपका रास्ता है यहाँ तक का दौलताबाद, सबके सबको बाय रोड लेके जा रहा है, कोई फ्लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो बाय रोड लेके जा रहा है, धर 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 धर। इस बीच में लाख मतलब हज़ारों लोग कहे जाते मर गए, अब कितने मरे पता नहीं, भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग चले आते हैं। कैसे तो आते हैं यहाँ पे, इन लोग को मतलब घर वगैरह क्वार्टर वगैरह दिए जाते हैं कि रहो भाई, अपना रहना वहना शुरू करो, खाने पीने की व्यवस्था वगैरह की जाती है। लेकिन फिर उसके बाद 2 साल में ये पता चलता है कि पानी की सप्लाई जो है इस रीजन में बहुत कम है। अब वहाँ पे तो यमुना के तट पे थे, तो यमुना से ये पानी निकाला, वो पानी निकाला, यूज़ कर लिया। आज की तरह गंगा, आज की तरह यमुना एकदम बदबूदार तो थी नहीं, साफ सुथरी थी उस समय पे। तो वहाँ का पानी ऐसे बस निकालते थे और पी डालते थे, लेकिन यहाँ पे तो पानी का सोर्स ही नहीं था दौलताबाद के पास में। तो पानी का सप्लाई बहुत ही कम होने लगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसके ऊपर वहन नहीं कर सकती थी। तो इसने 2 साल के बाद बोला, भाई भाई चलो चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत टूरिस्ट हम लोग यहाँ पे पिकनिक मना ली, अब चलो वापस दिल्ली चलते हैं। दिल्ली वापस चलने की भी जब बारी है, तो इसमें भी हज़ारों लोगों की मौतें हुई। तो इतने लोगों की मौतों वगैरह सब हो के मतलब इसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया, और ये वापस से अपने दिल्ली पे उसी जगह पे आ गया जहाँ से चला था, ठीक है। नेक्स्ट, इसने टोकन करेंसी सिस्टम स्टार्ट किया। इसने पढ़ा था अपने किताबों में, जिसमें पढ़ा हो, इसने पढ़ा था कि चाइना ने टोकन करेंसी सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से लागू कर दिया। उसने अपने यहाँ पे पेपर का, अपने ब्रॉन्ज का, कॉपर का उपयोग करके उसने टोकन करेंसी लॉन्च कर दिए है कि भाई उसके ऊपर जो लिखा है, जैसे आज आपके यहाँ पे जो आपके हाथ में जो पैसा होता है, उसके ऊपर अगर 10 रुपये लिखा हो तो 10 रुपये का वैल्यू 10 रुपये है ना। लेकिन पहले ये नहीं होता था, पहले गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स होते तो उनका अलग ही वैल्यू चलता था। तो ये चाइना ने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किया कि भाई जो कॉइन होगा उसी के ऊपर हम नंबर लिख देंगे, उतना ही वैल्यू हो जाएगा उस कॉइन का, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इंडिया में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे इसने टोकन कैसे स्टार्ट की, आपके ब्रोंज और कॉपर की, ठीक है, कॉपर और ब्रोंज की स्टार्ट की। तो गोल्ड सिल्वर तो हटा दिया और कॉपर और ब्रोंज के स्टार्ट कर दिया। अब कॉपर और ब्रोंज तो इतना इजीली अवेलेबल था हर जगह पे कि हर घर में इन लोग, वो बर्नी लिखता है अपने बुक के अंदर कि हर घर के अंदर क्या बोलते हैं, टकसाल बन गया था, हर घर में सब क्या बोलते हैं, कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने घरों के जो बर्तन थे जो कॉपर के हुए करते थे, उसको सब तोड़ फोड़ के जला बुला के उससे कॉइन्स बना लेते, करेंसी बना लेते थे और मार्केट को फ्लड कर रहे थे बाय करेंसी। अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ा कि इसने बोला, भाई आप लोग अपने जो हम लोग के पैसे, हम लोग आपके पास जिसके इसके पास ब्रॉन्ज और कॉपर के
करेंसी है वो सब आप लोग लेके आइए, हम लोग उसको ओरिजिनल करेंसी से मिला के आपको दे देंगे, ठीक है। आपको ओरिजिनल करेंसी दे देंगे और वो वाला हम लोग रख लेंगे, ठीक है। मतलब इसने अपना पूरा का पूरा सिस्टम अलग कर लिया। इसके बारे में बर्नी बोलता है कि इतना फेक करेंसी निकला, इतना फेक करेंसी निकला कि वो हज़ारों मतलब कई साल तक दिल्ली के गेट के बाहर वहीं पे बड़ा सा अंबार बना के रखा हुआ था। जैसे आज दिल्ली के गेट के बाहर कचड़े का वो अंबार बना के तीन तीन टीले बना के रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, गाजीपुर है, एक दो और है। तो उसी तरीके से वहाँ पे उस समय पे सिक्कों का अंबार बना के रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है खुरासन प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? खुरासन आपका सेंट्रल एशिया से थोड़ा पहले ही वो रीजन है, आपका ईरान और तुर्कमेनिस्तान के आसपास का रीजन है। उस रीजन में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, उनके भाई भतीजा भतीजा वाला का वो सब हिसाब, लड़ाई दो भाइयों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि इसको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं खुरासन जैसे रीजन को, मतलब प्रोमिनेंट रीजन है, वहाँ पे अटैक करूंगा और दोनों जो दो गुट हैं उन लोग को हरा के मैं जीत जाऊंगा, इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा लूंगा। और इसने बहुत बड़ी सेना लॉन्च की, बड़ी बड़ी सेना, सॉरी, बड़ी सी सेना बनाई, उसको पगार वगार दिया, 2 साल का कि 2 महीने का कुछ पगार, हाँ 2 महीने का पगार इसने एडवांस में दे दिया कि भाई लो 2 महीने का पगार पहले से ले लो, हम लोग को लड़ना है, अभी से तैयारी रखो। सब तैयारी वैयारी सब हो गई तो पता चला कि खुरासन में उन लोग में आपस में सुलह वगैरह कुछ हो गया, किसी ने, कोई जीत गया कोई हार गया, उसमें हम लोग को जाना नहीं है। और ना ही मुझे इतना याद आ रहा है उसमें, बस ये मुझे याद है कि एक उसमें किंग बन जाता दूसरे को मार के, तो वैसा हो गया और वहाँ पे स्टेबिलिटी फॉर्म हो गए अच्छी तरीके से। तो इसका पूरा का पूरा जो एक्सपेडिशन था वो चलने से पहले ही खत्म हो गया यहाँ पे ऐसा हो जाता है। लेकिन पैसे तो गए, 2 महीने का इसने पगार दे दिया था, सारे के सारे सोल्जर सब अपने घर पे चले गए, ठीक है। नेक्स्ट कराची एक्सपेडिशन। कराची एक्सपेडिशन इसने क्या किया, इसने देखा कि भाई कुमाऊं हिल्स के आसपास चाइनीज इंकर्शन बहुत हो रहा है, चाइनीज लोग अंदर घुसे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज घुसे चला है उसी तरीके से उस समय में घुसे चले आए थे ये पहले से ही, लीचड़ पहले से ही मतलब इनका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उस समय भी इन लोग इंकर्शन करके चले आए थे, तो इसने सोचा कि भाई इन लोग को रोकना पड़ेगा, इसने कुमाऊं एक्सपेडिशन को स्टार्ट किया। कराची एक्सपेडिशन इसको फेमस से कहा जाता है। एक बड़ी सेना भेजी, ऐसे काफ़ी बड़ी सेना भेजी, एंड इट इज सेड कि अराउंड 100 और 150 के आसपास लोग ही सिर्फ वापस आ पाए। वो सारे के सारे वहाँ पे जंगल, वहाँ पे हिल्स एरिया में गए, बर्फबारी हो रही थी ठंडी के मौसम में, पूरा का पूरा यहाँ वहाँ तितर बितर होकर कोई कहाँ चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी की लाशें भी नहीं आई पाई। मतलब जो जो जान बचा सका वो वापस चला आया, जो नहीं जान बचा सका जो उस तरफ चला गया, चाइना में चला गया, तो वहीं रहेगा, वापस आया नहीं, बोला पागल आदमी के पास जाना नहीं है, वापस इसका काम नहीं करूँगा। लोग आए नहीं, ऐसी स्थिति हो गई और ये इसको छोड़ छाड़ के सब वहाँ पे चले गए। बहुत कम ही लोग, बहुत कम लोग, मतलब आप less than 10% लोग ही वापस रिटर्न आए इसके पूरी की पूरी सेना में से, ठीक है। नेक्स्ट इसने दीवान अमीर कोही करके एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, जो कि जिसका मेन काम ये था कि कल्टीवेटर्स को तकावी लोन्स देना, मतलब इनिशियल आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पहले लोन दे दिया जाएगा बाय द स्टेट, आप उस पैसे से सीड्स खरीदिए अपने फार्म के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब करिए, ताकि आपके रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आपका जो प्रोडक्शन हो वो बहुत अच्छा हो, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमें रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा मिलेगा तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो ये ऐसा करके एक अलग ही दीवाने अमीर कोही करके, एक दीवाने कोही इसको शॉर्ट में बोला था, अमीर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इस डिपार्टमेंट को हेड करता है, ठीक है। तो ये गलत टर्म लिख दिया है यहाँ पे, ये व्यक्ति के नाम है, दीवाने कोही होना चाहिए, ठीक है। दीवाने कोही जो डिपार्टमेंट था, अब इसने पैसे तो दे दिए लेकिन वो करप्शन इतना ज़्यादा था इसके ऑफिशियल्स के बीच में, सारा पैसा ग्राउंड लेवल पे पहुंचा ही नहीं, फार्मर्स के पास पहुंचा ही नहीं। तो फार्मर्स के पास पहुंचा नहीं, उन लोगों ने काम किया नहीं, रेवेन्यू आया नहीं, उतना रेवेन्यू आया नहीं, तो इसको लॉस होता चला गया। और पैसे तो इसने ऑलरेडी दे के रखे थे तो फर्दर लॉस हो गया तो इसकी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने इसके जस्ट ऑपोजिट, जैसा कि इसने किया था भाई, ये किसी विश्वास नहीं करता था, कुछ नहीं करता, तो इसने अपीजमेंट का, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया कि भाई हम लोग नोबल्स, आर्मी, थियोलॉजियंस, जो भी मतलब जो एक्चुअली में वेटेज रखते हैं पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर, उनकी बात मानेंगे, उनको अपीज करने की कोशिश करेंगे, उनकी उनसे कभी पंगा नहीं लेंगे, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। और कोशिश इतना ही किया कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक इसकी रीच हो सके
वहीं तक सिर्फ अपने कानून को ज़्यादा लागू कराने की कोशिश करता है। मतलब आपको एग्जांपल में मैं ये बता रहा हूँ कि उसको ये अगर लगता था कि हाँ ये रीजन में उसका कोई बात सुन नहीं रहा है, मैं इधर से फरमान जारी करता हूँ, यहाँ पे आते आते सब गड़बड़ हो जाता है, तो इस रीजन को कभी मतलब अटैक करो, पूरा का पूरा एरिया कवर अप कर लो, ऐसा कुछ करने का काम ही नहीं करता, सोचता ही नहीं था कि इतना मेहनत करना, ना ना। इनफैक्ट इसका बंगाल में दो दो एक्सपेडिशन इसने किया, दोनों एक्सपेडिशन फेल रहा। डरपोक नहीं कहा जाएगा, बट ऐसा है कि क्या बोलते हैं, बहुत ही एबल जनरल नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ताकतवर नहीं था, ठीक है। जस्ट लाइक मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो ये वैसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो बंगाल को अल्टीमेटली इसने बोला भाई तू तू जा, मैं भूल गया तुझे कि तू मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, ऐसा करके मैं भूल गया करके, और उसको छोड़ दिया और कभी उसके पास वापस गया ही नहीं, बंगाल में कभी देखने ही नहीं गया। इनफैक्ट इसका जो वजीर था वो भी अलग से कुछ काम करने लगा, तो उसको भी मतलब इसने ध्यान देना बंद कर दिया, वो अलग ही राजा बन गया, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है। बताता हूँ बारी बारी से। इसने एक तेलुगु ब्राह्मण थे, उसको अपना वजीर के पद पे नियुक्त किया और नाम दिया खाने जहां मकबल, ठीक है, खाने जहां मकबल। तो इट इज सेड समवेयर, इट इज सेड कि ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया था, बट मुझे जो पता है मैंने यहाँ पे नोट किया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने हेरिडेटरी का क्लॉज डाल दिया आपके आर्मी और नोबिलिटी में। ये एक नया इनोवेशन था। इसने क्या किया कि भाई, इनोवेशन नेगेटिव इनोवेशन है एक्चुअली। इसने आर्मी और नोबिलिटी में कहा कि भाई आप लोग हेरिडेटरी हो जाओ, सब लोग हेरिडेटरी, मतलब अगर सोल्जर है वो अब उम्र उसकी हो गई है, उसका बच्चा अगर है केपेबल है लड़ाई वड़ाई करने के लिए, तो आप घर पे रहो, ऐश करो, पेंशन लो, और हम लोग आपके बच्चे को रिक्रूट कर देंगे आपकी जगह पे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से पुश्तैनी नहीं हो रहा है, मतलब ये रिक्रूटमेंट कैसा हो रहा है कि भाई एक एक के खानदान में कोई अगर रहा होगा नोबल, तो वो अब नोबिलिटी उसी तरीके से चला आ रहा है। पहले जो ये होता था क्राइटेरिया, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक सबका वो देख रहा था कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, मेरिट्स वगैरह देख के तब अपॉइंटमेंट कर रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हेरिडेटरी, मेरा टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा पापा था तुम भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पापा को बोल दो छुट्टी ले ले, ऐसे करके। नेक्स्ट इस तरीके से करने लगा, तो इसे बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई, ठीक है। नेक्स्ट, इसने इक्ता सिस्टम को रिवाइव ही नहीं किया, साथ ही साथ उसने हेरिडेटरी भी कर दिया। इक्ता सिस्टम क्या है, ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है एक्चुअली। इसमें क्या होता था कि इसने इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, अगर शॉर्ट में बता दूं, इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा था कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इक्ता सिस्टम में ऐसा हुआ कि ये जो पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्शन का काम दे दिया गया एक मिलिट्री जनरल को। एक मिलिट्री जनरल एज ए रेवेन्यू लेगा और साथ ही साथ वो उस एरिया को एडमिनिस्टर भी करने वाला है, ठीक है। तो इन दैट केस वो दोनों भी काम करेगा, तो ये एक एज ए क्या बोलते हैं, इक्ता, एक उसकी जागीर है एक तरीके से। वो हाँ, आगे चल के ये जागीरदारी सिस्टम बन जाएगा जब मुगल्स के समय पे, तो लगभग सेम वैसा का वैसा इक्ता सिस्टम, जागीर सिस्टम लगभग वैसा का वैसा है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन वो करेगा उसमें से कुछ अपना रखेगा अपने रेवेन्यूज के लिए, अपने खर्च वगैरह के लिए, अपने सोल्जर्स वगैरह खर्च के लिए रखेगा, बाकी का पूरा रेवेन्यू पहुंचा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इस तरीके से वो काम करता था। नेक्स्ट, इसने मलिक सरवर, जो मैंने अभी जस्ट बताया इसका वजीर हुआ करता था, उसको अपने यहाँ पे रखा हुआ था वजीर के रूप में। फिर बाद में ये सरवर समझ गया कि भाई ये एकदम से पागल आदमी है, जस्ट उसी के उसके अपने भाई की तरह ही एकदम से। तो इससे मतलब अलग होके ये धीरे धीरे जौनपुर में जाके अपना मतलब गढ़ बनाते चला गया, और वहाँ पे जाके एक अलग शर्की डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, और अपने आप को मलिक उस सर करता है, शर्क नाम देता है, मतलब लॉर्ड ऑफ द ईस्ट का नाम देता है, ठीक है। इसी के आपके क्या बोलते हैं, इसी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहते हैं, जो जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इसने थियोलॉजियंस को, मतलब ये आपका जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने थियोलॉजियंस को अपीस करने के लिए, मैंने आपको बताया ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ये फॉलो करा था, तो इसने थियोलॉजियंस को अपीस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब नेगेटिव टर्म्स में ही। फर्स्ट, इसने मुस्लिम वुमेन्स को वर्शिप करने के लिए बाहर आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई घर में रह के पूजा करनी है तो करो, जाके मज़ार पे मस्जिद में जाके पूजा आप नहीं कर सकते, आप वहाँ पे जाके किसी भी तरीके से मत्था नहीं टेक सकते, आप घर पे रह के ही सिर्फ करोगे, बाहर निकलना आपके ऊपर अवैध है, ठीक है। आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इसने थियोलॉजियंस को बहुत सारे कंसेशन दे दिया, टैक्स में कंसेशन दे दिया, लैंड फ्री कर दिया कि भाई रहना रहो ऐसे करो, इसमें आपको छूट दें, खाने पीने में आपको छूट दे दी गई, इतना सा फेवरेबल ये सब, ताकि उनकी अपीसमेंट मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट,
इसने जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया, जो पहले से थियोलॉजियंस बोल रहे थे कि जजिया को अलग सेपरेट टैक्स बना देना चाहिए, लैंड रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इनिशियली इट वाज ए पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो उसको ये हुआ कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आप लोग जोड़ने की वजह से ये एक अलग ही काम कर रहा है, जबकि जजिया आपके मतलब हदीस के और जो आपका मतलब कहा गया है जो इस्लामिक लॉस है उसके अनुसार लिया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ मोर ऑफ ए रिलीजियस टैक्स, ना कि आपका रेवेन्यू टैक्स है। तो आपका रिलीजियस टैक्स को रेवेन्यू टैक्स से अलग करना है। तो इस बात को इसने मान लिया थियोलॉजियंस की, और इसने सेपरेट टैक्स बना दिया आपको जजिया को, और वुमेन डिसेबल इन लोग को एग्जाम करके रखा था, ये तो है। इसके अलावा जितनी भी पेंटिंग्स अभी तक लोगों ने इसके मतलब पैलेस वगैरह में करवा के रखी थी, जो तुगलक डायनेस्टी के पैलेस वगैरह में जो बनवाई गई थी, मोस्टली आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनवाई गई थी, उन सबको इसने इरेज करवा दिया कि भाई पानी लो, साफ करना स्टार्ट करो। ऐसा कर दिया। ठीक है, सारे के सारे पेंटिंग्स वगैरह सब इसने साफ कर दिया कि थियोलॉजियंस को खुश कर सके। आप जानते होंगे कि इस्लाम में पेंटिंग्स वगैरह सब मतलब बैन है, तो उस तरीके से इसने कहा कि भाई पेंटिंग वगैरह सब इस्लाम के खिलाफ है, तो इसको पूरी तरीके से हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसने कैनल्स वगैरह सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम किया, वही सेम लिनेज में चला आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसने पुअर्स लोगों के लिए हॉस्पिटल की एस्टेब्लिशमेंट की, इसने कई सारे डिपार्टमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें पे काम किया, अभी सारे डिस्कस कर रहे हैं, सबको देखना जरूरी है। ठीक है, दारुल शफा, ये हॉस्पिटल्स हुआ करते थे जो गरीबों के लिए होते थे, फ्री में आओ अपना इलाज कराओ जाओ घर पे। इसने कुछ टाउन्स वगैरह हिसार, फिरोजाबाद और फरीदाबाद, ये सब बहुत सारे टाउन्स इसी ने एस्टेब्लिश करके रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डिपार्टमेंट जो इसने क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश किए थे, दीवाने खैरात, ये आपके जो पुअर गर्ल्स होंगी उनके मैरिज के लिए बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, या फिर आप पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बोल सकते हो उस समय का, वो उस समय का डिपार्टमेंट था। ठीक है, दीवाने बंदगान, ठीक है, इसमें यह था कि स्लेव्स लोग का ये डिपार्टमेंट था। इट इज सेड कि इसके पास 1,80,000 के आसपास स्लेव्स थे, जिनको ये अलग अलग जगहों पे काम में लगा के रखा हुआ था। तो इन सबको मेंटेन करने का जो डिपार्टमेंट था वो दीवाने बंदगान था। ठीक है, इसने अद्धा और भीख, दो अलग अलग क्या बोलते हैं नए सिक्के चालू किए। अद्धा 50% ऑफ द जीतल होता था, और भीख जो होता था वो 23% ऑफ द जीतल होता है, 25% होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट इसने तो वो मैंने बताया था कि बंगाल में इसने एक्सपेडिशन किया था, दोनों हार गया, तो फिर उसके बाद बंगाल को फ्री कर दिया कि भाई तू जा अब जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, वैसा कुछ कर दिया। इसने कारखाना सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया था। इसने जितने भी इसके पास जो भी स्लेव्स थे उनको कारखानों में लगा दिया था। कारखाने मतलब उसमें कुछ ना कुछ रॉयल उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता था। ठीक है, मतलब वो कहीं पे पेंटिंग्स बन रही हैं, कहीं पे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, कुछ सजावट का सामान बन रहा है, कुछ फ्लावरिंग का कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ताज वाज कुछ बन रहा है, ऐसे वैसे कारखाने में हर अलग अलग तरीके के काम होते थे। ठीक है, तो उन सब में इन स्लेव्स को एम्प्लॉय करा दिया कि भाई आप लोग जाओ वहाँ पे काम करो, मेरे सिर पे नाचो मत। ठीक है, इसके अलावा इसने 4 इस्लामिक टैक्स जो कि इस्लाम के द्वारा मतलब सैंक्शन है, उन चारों टैक्सों को इसने अच्छी तरीके से लगवाया, नाम बोल के लगवाया। इसीलिए इसका डिस्टिंक्शन होता है, खराज, खुम्स, जजिया, जकात इसने लगाया। ठीक है, तो आपका खराज लैंड टैक्स होता है, खम्स जो होता है या खुम्स कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, 1/5 ऑफ द लूटेड प्रॉपर्टी, जो लूट में वॉर के बाद जो लूट मचाई जाती थी उसमें से जो प्रॉपर्टी मिलता था वो 1/5 होता था। जजिया एक रिलीजियस टैक्स था, मैंने आपको बताया हिंदूज के ऊपर लगाया जाता था। नेक्स्ट जक़ात, ये 2.5% होता था बाय द ऑन द मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, मुस्लिम मेंस के ऊपर एक्चुअली लगाया जाता था, ताकि वो अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ अच्छा कर सके, या मुस्लिम जो अन्य भाई बंधु है उन लोग के लिए मदद कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इसने शर्ब टैक्स भी लगाया, इस इरिगेशन टैक्स भी लगाया कि भाई आप लोग कैनल का यूज़ तो करो तो टैक्स भी देना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद आया नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसके में कुछ नहीं, एकदम इनकम्पिटेंट था, लेकिन इसके समय पे एक घटना हो जाती है, तैमूर का इन्वेजन। तैमूर इन्वेजन करता है आपका 1398 के अंदर, लास्ट फेज में आप देख सकते हैं। इसको उतार देता है, बोलता है जा भाई ये चॉकलेट ले, घर पे जा ऐश कर, यहाँ से दूर दिखना, यहाँ पे दिखियो नहीं, इस गली में आ गए तो बहुत पीटूंगा। ठीक है, इस तरीके से बोल के इसको भगा देता है, और फिर यहाँ पे 1 साल तक रहता है। बहुत मतलब लूट खसोट सब कुछ, आप लोग जानते हो, बुरी तरीके से एकदम से खतरनाक काम करता है पूरी दिल्ली में, मतलब क्या नहीं, हर क्रिमिनल क्राइम जो अभी होता है क्या बोलते हैं, मर्डर, रेप, क्या नहीं किया, सब किया, गंदा गंदा काम सब किया। और फिर उसके बाद ये वहाँ से चला जाता है, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू डायनेस्टी, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो तुगलक तुगलक अम्पायर इतने में जाके खत्म हो जाता है, बाकी इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे वाली डायनेस्टी जो तैमूर बना के चला जाता है, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।